हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी और आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे तकरीबन 2 से 10% महिलाएं दुनिया में पीड़ित हैं। इसका नाम है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में यानी कि 25 से 45 साल की महिलाओं में ज्यादातर पाया जाता है। कुछ केसेस ऐसे भी रहते हैं जहाँ पे 25 साल से पहले भी आपको परेशानी डाल सकता है। एंडोमेट्रियोसिस क्या है, इससे क्या लक्षण होते हैं, इसको किस तरीके से डायग्नोस किया जाता है, कैसे आप इसका ट्रीटमेंट करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हम ये समझे कि एंडोमेट्रियोसिस आखिर है क्या। एक छोटा सा बेसिक हमें समझने की जरूरत है। हर महीने अगर हम जानना चाहें अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो हर महीने हमारे अंडाक्षय के अंदर यानी कि ओवरीज में एग बनता है जिससे प्रेगनेंसी होती है। साथ ही साथ कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं जिसे हम बोलते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ओवरी से एग बनता है और ये जो बच्चेदानी है यूट्रस, ये वो जगह बनाता है जहाँ पे प्रेगनेंसी रुकती है। जैसे जैसे ओवरी में एग बनता है वैसे ही हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन भी बनना स्टार्ट हो जाता है। ये ईस्ट्रोजन जो है ब्लड के जरिए वहां पे पहुंचता है और जहां कहीं पे भी एंडोमेट्रियल सेल्स होते हैं ये उसको ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। एक नॉर्मल महिला में एंडोमेट्रियल सेल्स जो है हमारी बच्चेदानी के अंदर में रहते हैं। तो ये एंडोमेट्रियल सेल्स पे जब ईस्ट्रोजन हार्मोन काम करता है तो यहाँ पे ये इन सेल्स की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है और एक बेड तैयार होता है जिसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियल बेड। ये बेड जरूरी होता है प्रेगनेंसी को टिकने के। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो ये जो एंडोमेट्रियल बेड है ये बना रहता है, क्योंकि प्रेगनेंसी जैसे रुकने का टाइम रहता है, एग फर्टिलाइज होता है, तो एक दूसरा हार्मोन जो हमारे ओवरी में से सिक्रीट होता है उसे हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इस बेड को मेंटेन करने का काम करता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये प्रोजेस्टेरोन जो है और ईस्ट्रोजन हमारी बॉडी से सडनली निकल जाता है। इसका कोई सोर्स नहीं रहता क्योंकि अब एग फर्टिलाइज हुआ ही नहीं। और इसकी वजह से ये जो बेड तैयार हुआ है एंडोमेट्रियल बेड, ये झड़ना स्टार्ट होगा और जैसे ही ये शेडिंग होती है तो उसके साथ में कुछ ब्लीडिंग भी होती है। कुदरती यूट्रस के अंदर में जब ये बेड झड़ता है, इसके साथ में ब्लड भी निकलता है, उसको बाहर निकलने के लिए एक रास्ता दिया गया है। ये सेल्स, ये ब्लड यूट्रस के माउथ जिसे हम बोलते हैं सर्विक्स से होता हुआ वजाइना में आता है और फिर बाहर निकलता है, इसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। लेकिन वो महिलाएं जिन्हें एंडोमेट्रियोसिस है, किसी वजह से वो कारण जो कि साइंस में अभी पूरे तरीके से नहीं पता चले हैं, ये एंडोमेट्रियल सेल्स जो हैं हो सकता है कि आपके ट्यूब्स की सरफेस पे हो, यूट्रस की वॉल पे हो, बच्चेदानी के बाहर में हो, ओवरी के अंदर में हो, पेट में जो अतड़ियां रहती हैं उसके अंदर हो, या आपके लीवर के पास में भी हो सकता है, स्किन में भी हो सकता है। ये एंडोमेट्रियल सेल्स कहीं भी हो सकते हैं। और जब ओवरी से ईस्ट्रोजन निकल रहा है, वो ब्लड के जरिए हमारी पूरी बॉडी में फैल रहा है, घूम रहा है, तो जहां जहां पे ये एंडोमेट्रियल सेल्स होंगे ये उसकी ग्रोथ वहां पे करना स्टार्ट कर देता है। अब मान लीजिए अगर ये एंडोमेट्रियल सेल ओवरी यानी कि अंडाक्षय के अंदर में है, तो वहां पे हर महीने ईस्ट्रोजन हार्मोन के चलते वो एंडोमेट्रियल सेल्स ग्रो करेंगे और उसकी कमी के चलते ये एंडोमेट्रियल सेल्स जैसे शेड होते हैं, ब्लीडिंग भी होगा। लेकिन ओवरी तो एक क्लोज्ड, एक बंद सी जगह है, इसके अंदर में जब ब्लीडिंग होगी, शेडिंग होगी, तो उसका बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बना है, तो ये ब्लड जो है यहाँ पे जमना स्टार्ट होगा। तो हर महीने जैसे जैसे मेंसेस आ रहा है, ओवरी के अंदर में भी थोड़ा थोड़ा ब्लड जमा होता चला जा रहा है। इसलिए जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाता है, अल्ट्रासाउंड अगर आप कराते हैं, आपने कभी सुना होगा कि आपको चॉकलेट सिस्ट या हेमरेजिक सिस्ट की समस्या है। ऐसे में ही अगर बाहर में ब्लीडिंग हो रही है, कि एक ओपन चीज है, तो वहां जब ब्लीडिंग होती है तो जब बॉडी उसको हील करने लगती है तो सब चीजें आकर के चिपक जाती हैं, नसें चिपक जाएंगी, ट्यूब्स का नॉर्मल पोजीशन डिस्टर्ब हो सकता है, अतड़ियां जो है वो बच्चेदानी पे चिपक सकती हैं, बच्चेदानी आगे की तरफ या पीछे की तरफ मुड़ सकती है।
तो इस वजह से जो अंदर की एक एनाटॉमी है, जो नॉर्मल पोजीशन है, वो सब डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। अब एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण क्या है? जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस में हमने जाना कि ब्लड जमना स्टार्ट होता है और उसकी वजह से खिंचाव, सिस्ट और सब चीजें अंदर चिपक जाती हैं। तो पीरियड्स के समय पे जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है एंडोमेट्रियोसिस का, वो है डिस्मेनोरिया, यानी कि आपको दर्द होगा। और एक क्लासिकल तरीके का दर्द होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव डिस्मेनोरिया, यानी कि पीरियड स्टार्ट होने से पहले आपको हल्का महसूस होता है। जैसे जैसे आपके पीरियड आते चले जाते हैं, ये दर्द बढ़ता चला जाता है और पीरियड्स खत्म होने के बाद में ही ये दर्द धीरे धीरे करके ठीक होता है। इसी वजह से आपको कई बार संबंध बनाने में भी दिक्कत आ सकती है। पेट के नीचे के हिस्से में आपको दर्द बना रह सकता है। किसी को मोशन करते टाइम पे भी दिक्कत आ सकती है। तो डिस्मेनोरिया एंडोमेट्रियोसिस का सबसे कॉमन सिम्टम है। क्या एंडोमेट्रियोसिस से हमें इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चा ठहरने में भी दिक्कत आ सकती है? डेफिनेटली इसका जवाब हाँ है। अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो जैसा मैंने बताया, ये आपके ओवरी में अगर होगा तो वहां पे सिस्ट बन जाते हैं, जिसकी वजह से एग बनने में दिक्कत आ सकती है या एग की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। ये अगर ट्यूब्स के बाहर में है तो ट्यूब्स चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से ट्यूब खुली तो रहती है लेकिन वो कोई काम नहीं कर पाती। ये क्लासिकल पिक्चर होती है एंडोमेट्रियोसिस की कि आपकी ट्यूब्स खुली हुई हैं लेकिन वो किसी काम की नहीं है क्योंकि वो बाहर से चिपक जाती है। बच्चेदानी की दीवार में अगर एंडोमेट्रियोटिक लीजन्स हैं तो उसमें पेन भी काफी होता है, बच्चेदानी फैलती चली जाती है, उसे हम बोलते हैं एडिनोमायोसिस। इसकी वजह से बच्चेदानी के अंदर का माहौल प्रेगनेंसी ठहरने के लिए ठीक नहीं रहता है, तो भी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आ सकती है। तो इनफैक्ट 20-30% इनफर्टिलिटी के जो केसेस होते हैं वो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से। इसे डायग्नोस करना शुरुआती स्टेज में थोड़ा सा कठिन होता है। आपके डॉक्टर को ही बहुत स्ट्रांगली सस्पेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे ही एक स्टेज से बढ़ता है तो एंडोमेट्रियोसिस को आप अल्ट्रासाउंड पे भी डायग्नोस कर सकते हैं, एमआरआई पे भी डायग्नोस कर सकते हैं। खासकर अगर हमें ये दिखाई देता है कि यूट्रस आगे की तरफ या पीछे की तरफ चिपका हुआ है, ओवरी में कुछ गठाने हैं या अंदर में चीजें चिपकी हुई हैं, जो कि एमआरआई या एडवांस अल्ट्रासाउंड में कई बार समझ में आ जाता है, तो पता लगाया जा सकता है। लेकिन शुरुआती जो स्टेज होती है जहाँ पे इस तरह के कोई क्लासिकल डिपॉजिट्स नहीं मिलते हैं या एमआरआई अल्ट्रासाउंड कई बार नहीं बता पाते, जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जिसे हम एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस भी बना सकते हैं और कुछ हद तक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, वो है हिस्ट्रोलेप्रोस्कोपी, दूरबीन जांच, जिसके जरिए एंडोमेट्रियोसिस को कंफर्म भी किया जा सकता है, इसकी ग्रेडिंग भी करी जा सकती है। ट्रीटमेंट अगर हम बात करें तो एंडोमेट्रियोसिस का मेडिकल मैनेजमेंट भी होता है और सर्जिकल मैनेजमेंट, यानी कि दवाइयों के जरिए और कभी कभी ऑपरेशन के जरिए भी इसे कंट्रोल में लाया जा सकता है। लेकिन जब भी हम एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करते हैं तो आपको एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि इसका कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं होता है। मतलब कि ऐसा कोई इलाज नहीं है जो कि हमने एक बार किया और उससे हमेशा के लिए एंडोमेट्रियोसिस ठीक हो गया। इसे हमें बार बार कई बार इलाज की जरूरत पड़ती है। ये कंटिन्यूअस डिजीज है, जब तक आपके पीरियड्स चल रहे हैं तब तक ये डिजीज अंदर में है। लेकिन हाँ, प्रॉपर मेडिसिन या जहाँ पे सर्जरी की जरूरत है वहाँ पे प्रॉपरली सिलेक्टेड केसेस में अगर हम सही ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो एंडोमेट्रियोसिस को हम लोग कंट्रोल में रख सकते हैं और इससे होने वाली समस्याएं जैसे कि पेन बने रहना, इनफर्टिलिटी होना या आपके गठाने अगर है ओवरी के अंदर जिसे हम बोलते हैं चॉकलेट सिस्ट, तो उसका ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से पॉसिबल